अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव एट 5 में खुशामदीद। मैं हूं शेरदिल खान। आज के प्रोग्राम में कुछ अहम खबरें जिन पर हमने बात करनी है। सबसे पहले आपको आगाह करें, आज तीसरा महीना मकबूजा जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन का, कर्फ्यू का शुरू हो चुका है। 60 रोज कल मुकम्मल हुए, आज 61वां दिन है और अभी भी इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि हालात कशीदा हैं, हालात दिगरगू हैं, नागुफ्ता बे हैं। वहां पर लोगों की जिंदगियां अजीरन हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे और बैनुल-अक़वामी जो दुनिया है वो इस हवाले से खामोश दिखाई देती है। तो हम इस मौजू पर बात करेंगे। आज इसी मुनासबत से एक बार फिर पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक हर जुमे को ये दिन मनाया जा रहा है और कोशिश यही है इस दिन के मनाने की कि दुनिया को याद कराया जाए, बार बार जो कहते हैं कि एक हैमरिंग की जाए इस मसले के हल के हवाले से, और जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां वहां पर हो रही हैं दुनिया को मुसलसल उस पर अपडेट किया जा सके, उनको आगाह किया जा सके। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज 61वां दिन है, आज 2 माह मुकम्मल हुए कल और तीसरा महीना शुरू हो गया। लोगों की जिंदगियां हम अंदाजा नहीं कर सकते क्योंकि वहां से खबरें किसी हद तक आ रही हैं सामने, लेकिन जो असल में जो सूरत हाल है उसका तो हम अंदाजा नहीं कर सकते कि कितनी मुश्किलात का शिकार वहां पर कश्मीरी हैं इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि जो सिचुएशन इस वक्त मकबूजा कश्मीर में है उसका तखय्युल नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि अभी तक तो कर्फ्यू उठा नहीं और हिंदुस्तान की तकरीबन 9 लाख फौज जिस इलाके में है, तो आप ये समझ लें कि हर घर के सामने 2 फौजी बैठे हुए हैं। और फिर ये नहीं कि वो सिर्फ पहरादारी कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि जुल्म सितम भी कर रहे हैं। फिर ये जुल्म सितम मैनुअल नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, इसमें लोगों की किलिंग्स है और फिर एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 15 से 20 हजार नौजवान जो है मकबूजा कश्मीर के, उनको वहां से अगवा किया गया है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों या मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ तक भी रिपोर्टें हैं कि अगर हजारों नहीं तो 100 की तादाद में नौजवान लड़कियां अगवा कर दी गई हैं। और फिर जो अंदर लोग रजिस्ट करते हैं, क्योंकि कश्मीरी बैठे तो नहीं, ये तो नहीं है कि कर्फ्यू लग गया, वो बाहर निकलते रहे हैं, वो एहतजाज करते रहे हैं। ज्यादा एहतजाज के दौरान और बाहर निकलने के दौरान घरों से उन पे जुल्म सितम ढाया गया और यहाँ तक के बेशुमार जिसको क्या डेथ्स हो गई हैं और उन लोगों को बाहर जनाजे नहीं करने दिए गए, अंदर अपने सहनों में उन्होंने लोग दफन कर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पैलेट का बेतरेज इस्तेमाल किया गया और आरएसएस और बजरंग दल के जो गुंडे हैं तो वो वहाँ के लोगों पे जुल्म सितम ढा रहे हैं, जिसकी बाहर मीडिया को भी खबर नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे पड़ोसियों को भी एक दूसरे की खबर नहीं है। इस हद तक हालात जो है कशीदा है वहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये सूरत हाल पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो तकरीर है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से, उसको सबने सराहा है कि बहुत ही मजबूत अंदाज में उस पर कश्मीर का मुकदमा उस पोडियम से उठाया गया है। अब ये हम एक प्लान हमारा जो बिल्कुल डे 1 से था कि हम यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगे हर जुमे को। आज भी जुमा है और हम देख रहे हैं कि ये दिन पूरी पाकिस्तानी कौम मना रही है। क्या असर देखते हैं आप इसका? हम तो ये चाहते हैं, आवाम तो ये चाहते हैं कि वो आवाज बुलंद करें, उनकी आवाज सुनी जाए और अगले दिन मसला कश्मीर हल हो जाए, लेकिन ये एक आइडियल केस सिनेरियो है। क्या हमारी कोशिशें सही समझ जा रही हैं? हमें ऐसा ही करना है? ये कुछ मजीद भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं अपनी आवाज को मजीद बुलंद करने के लिए? बहुत शुक्रिया। ये दिन इसका 3 पहलू हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो पाकिस्तानी कौम इस वक्त कश्मीरियों के साथ यकजहती कर रही है, ख्वाह वो हर जुमे को ये दिन मनाया जाता है या उसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ सेमिनारों की सूरत में, मुख्तलिफ एहतजाज की सूरत में पूरी पाकिस्तानी कौम, ख्वाह वो खैबर से लेके कराची तक या फिर दूसरी तरफ तुर्बत से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक ये लोग कर रहे हैं। तो इसमें एक तो ये है कि वो कौमी तौर पर एक अवेयरनेस आई कश्मीर के बारे में कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीरियों के हैं। और ये ज़ाहिर है काबिल इस्ताइश बात है पाकिस्तानी कौम की कि वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, उनके गमों में, उनके दुखों में शुमार हो रहे हैं। दूसरा जो एस्पेक्ट और ये बहुत जरूरी है इसलिए
کہ شاید جو ایک نوجوان نسل میں کشمیر کے بارے میں جو اویئرنیس نہیں تھی تو وہ اویئرنیس آ گئی. ظاہر پرانے لوگ تو کشمیر کے بارے میں ایفیلیٹڈ تھے. ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. دوسری چیز جو آپ نے فرمائی کہ وزیر اعظم صاحب نے جو جنرل اسمبلی میں خطاب کیا, یقیناً یہ تاریخی خطاب تھا, بڑی انہوں نے مدلل بات چیت کی. اب جو اس پہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ بات چیت تو ان میں چل رہی, پاکستان کا ویو پوائنٹ بڑا اچھے طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھ لیا. اب جو ان کی ٹیم ہے جس میں ان کے وزراء ہیں, کشمیر کے بارے میں جو ایڈوائزرز ہیں, یہ پھر خاص کر کے ہماری جو ڈپلومیٹک کور ہے, ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے جو کہ پوری دنیا میں اس وقت ہے, ان کو چاہیے کہ انہی تقریر کے جو 4 پوائنٹس ہیں انہیں کو لے کے دنیا میں پاکستانی پوائنٹ آف ویو بتائیں, یعنی اس کو فردر ایکسپلین کریں, ڈاکومنٹ کے ذریعے, دوزیات کے ذریعے ایکسپلین کریں اور میڈیا کے تھرو یہ چیزیں ہمیں دنیا کو. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز بہت امپورٹنٹ کہ ایک طرف ہم مقبوضہ جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں, پاک بھارت کشیدگی کی بات کر رہے ہیں, دوسری جانب پاکستان کا جو ایک پازیٹو رول ہے اس ریجن میں, جو ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے ہے, سکھ کمیونٹی کے حوالے سے کرتارپور جو کوریڈور کھلنے جا رہا ہے, اور اس کے لیے سابق جو وزیر اعظم ہے بھارت کے منموہن سنگھ, ان کو دعوت دی گئی اور انہوں نے دعوت قبول کی ہے. جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب, بھارتی پنجاب کے کیپٹن امریندر سنگھ, وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس میں آئیں گے. تو یہ جسچر ہمارا سب کے سامنے ہے, اور دوسری طرف جو جسچر ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہ ڈسپیرٹی نظر نہیں آتی دنیا کو کہ کون ایسا جو پیس کی بات کر رہا ہے, جو کنیکٹیوٹی کی بات کر رہا ہے, جو پیپل ٹو پیپل کنیکشن کی, کانٹیکٹ کی بات کر رہا ہے. ہاں, بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یہ ظاہر ہمارے ملک کا, پاکستان کے عوام کا ظاہر حکومت جو ہوتی ہے وہ عکاس ہوتی ہے. تو پاکستانی تو ہمیشہ جو مائنارٹیز ہیں, باقی مذاہب کے لوگ ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کرتے رہے ہیں, اور وہ سکھ ہیں, ہندو ہیں, کرسچنس ہیں, یا باقی جو کمیونٹیز پاکستان میں بس رہی ہیں, اور کسی کو بھی ڈپرائیو نہیں کیا گیا. اور یہ جسچر یقیناً قابل ستائش ہے, قابل داد ہے, اور دنیا کو داد دینی چاہیے. اب یہاں پہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ کیا یہ دنیا کو نظر نہیں آ رہا ہے, بدقسمتی سے نظر تو آ رہا ہے, لیکن دنیا میں اس وقت 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ حکمران طبقہ یورپ میں, امریکہ میں, یا باقی دنیا میں, جن کے ہندوستان کے ساتھ جو تجارتی یا اقتصادی یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجی قسم کے مفادات وابستہ ہیں, وہ لوگ ایشو کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں. وہ یہ جو جیسے کشمیر کا ایشو ہے, یا سکھوں کو جیسے ہم ایک اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, کرتارپور ہے, اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کرتارپور تو ادھک ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان جتنا سکھ کمیونٹی, ہندو کمیونٹی کے لیے ادروائز لک آفٹر کر رہا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. جتنے بھی یاتری آتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور ہر بار کرتے ہیں, اور کھلی باہوں کے ساتھ ان کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر تجزیہ کار, اور تفصیل سے یہ 2 اہم موضوعات جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف کا چہرہ بھارت کا بھی دنیا کے سامنے ہے, ایک شدت پسندی جو ان کے معاشرے میں بڑھ رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, کشمیریوں کے ساتھ وہ جو سلوک کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے, جبکہ دوسری جانب پاکستان سکھ کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اور ان کے ایک انتہائی اہم مقام تک ان کو رسائی فراہم کر رہا ہے. اور اس کے لیے جو سابق وزیر اعظم نے دعوت قبول بھی کر لی ہے, منموہن سنگھ صاحب پاکستان آئیں گے اور اس تقریب میں وہ شرکت بھی کریں گے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں مسعود رانا صاحب کے حوالے سے آج ان کی برسی ہے. پاکستان میں پلے بیک سنگنگ کی بات ہو تو ایک بہت بڑا نام مسعود رانا صاحب کا, اور بے شمار ان کے جو گیت ہیں وہ آج تک سپر ہٹ تصور کیے جاتے ہیں. ان کی آج برسی ہے, اور میں چاہوں گا کہ کچھ ان کے جو کلپنگز ہیں وہ پلے کی جائیں تاکہ ہم سن سکیں. محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں, تم ہی تو میری دنیا ہو, میں کیوں نہ اقرار کروں, میرا پیار یاد رکھ. یہ آپ نے کچھ ان کے گیتوں کے حصے ملاحظہ کیے, اور کیا خوبصورت آواز, اور کس طرح
उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को और पाकिस्तान की ओवरऑल म्यूजिक इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट किया है अपने इस खूबसूरत वोकल से। आगे आखिर में कुछ बात करेंगे हम क्रिकेट की और बताएंगे आपको कि पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका T20 सीरीज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होनी है और टीम पहुंच चुकी है लाहौर। तैयारियां की जा रही हैं इस इवेंट से पहले भरपूर अंदाज में, ताकि इस टूर्नामेंट को ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और विजिट करें, देखें और महसूस हों। अच्छी क्रिकेट देखने को मिली हमें ओडीआई सीरीज में। जब बात की जाए पाकिस्तान श्रीलंका की ओडीआई सीरीज 2-0 से पाकिस्तान ने वो जीती है और उस सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंसेज नजर आई हैं श्रीलंका की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। पाकिस्तान की तरफ से जो परफॉर्मेंसेज नजर आई उसमें आबिद अली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, बाबर आजम की सेंचुरी, स्टार परफॉर्मर वो रहे हैं और इसी वजह से उनकी जो पोजीशन है ओडीआई रैंकिंग में वो तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है और टॉप 10 में एक और पाकिस्तानी बॉलर भी मौजूद है, मोहम्मद आमिर मौजूद है 10वें नंबर पर। हाफिज मोहम्मद इमरान सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हाफिज साहब से जानते हैं कि लाहौर में क्या तैयारियां हो रही हैं। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया। T20 सीरीज के लिए क्या तैयारियां हैं, दोनों टीमें तैयार हैं इस सीरीज के लिए, क्या चांसेस हैं, कौन ये सीरीज ले उड़ेगा? देखिए खान साहब, तैयारियों का जहां तक ताल्लुक है, आपको पता है कि 2015 में जिम्बाब्वे की टीम जब पाकिस्तान आई थी, उसके बाद PSL के मैचेस, PSL फाइनल हुआ, फिर वर्ल्ड 11 आई, फिर श्रीलंका की टीम आई, फिर हमने PSL के मैचेस होस्ट किए यहाँ पर लाहौर में और अब हम 3 मैचों की T20 सीरीज होस्ट कर रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ। तो इस सारे अरसे में 2015 से अब तक जब जब भी लाहौर को मौका मिला है तो जो हमारी इंतजामिया है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, और उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से जो हुकूमत रही है उसने, और अब फिर एक मरतबा से फिर जब ये एक्सरसाइज होने जा रही है तो सब लोगों ने बड़े बेहतरीन अंदाज में अपना किरदार अदा किया है और बड़े शानदार अंदाज से इसकी मेजबानी की है। और जो शायकीन क्रिकेट हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है और लाहौर के मज़ाफ़ात से जो लोग यहाँ पर मैचेस देखने के लिए आते हैं, उन्होंने बड़े शानदार अंदाज में, बड़े बेहतरीन अंदाज में दुनिया को लाहौर से ये पैगाम पहुंचाया कि हम लोग अमन पसंद भी हैं, खेल दोस्त भी हैं, हम मेजबानी करना भी जानते हैं। तो ये तो उसका पस मंजर है। जहाँ तक तैयारियों का ताल्लुक है, ये उससे जुड़ी हुई हैं। टीमें बहुत, पाकिस्तान के खिलाड़ी तो बहुत ज्यादा पुरजोश है, क्योंकि बदकिस्मत रहे बहुत से खिलाड़ी ऐसे जिनका 2009 के बाद डेब्यू हुआ और उनका करियर खत्म हो गया, लेकिन उनको अपने मुल्क में कोई वनडे मैच, कोई टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला। तो ये जो नए लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम में हैं, इनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि ये अपने मैदानों पर अच्छा परफॉर्म करें और उससे न सिर्फ इनकी अपनी कारकर्दगी में बेहतरी आती है बल्कि एतमाद बुलंद होता है और लोग ज्यादा लोगों के लिए कशिश पड़ती है मैचों में आने के लिए। तैयारियां बड़े शानदार तरीके से हैं। पिच और इस मरतबा आपको ग्राउंड जो है कज़ाफी स्टेडियम का जो आउटफील्ड है वो जरा मुख्तलिफ नजर आएगा आपको मुख्तलिफ नजर आएगा। और जब आप देख रहे होंगे टेलीविजन पर मैच, जो लोग भी देखेंगे उनको बहुत अच्छा, उनको आंखों को बहुत भला मालूम होगा इस तरीके से तैयारी की गई है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है जो वहाँ पे क्यूरेटिव डिपार्टमेंट है, जिन लोगों ने, जो ग्राउंड स्टाफ है उसने बड़ी मेहनत की है, उसका क्रेडिट उनको जाता है। फिर जो इर्द गिर्द के जितनी भी आपको पता है कि जो सिक्योरिटी के और अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए हालात होते हैं, जो रुकावटें होती हैं, ये जो एक सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है और सबको हम सलाम पेश करते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के हवाले से बहाली के लिए भरपूर तरीके से काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। हाफिज मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे और लाहौर में होने वाली T20 सीरीज के हवाले से उन्होंने हमें आगाह किया। यहाँ पे प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और आखिर में आप एक स्पेशल रिपोर्ट मुलाजा कर सकते हैं और वो इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल मुनाकिद हुआ इस्लामाबाद में, उसके आखिरी रोज एक मारूफ मुहक्किक हैं, शायर हैं, अदीब हैं, शानुल हक हकी साहब, उनकी किताब नोक जोक की भी तकरीब रुनुमाई हुई। उस तकरीब के हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा असद मेहदी दवाना ने रिपोर्ट मुरतब की है। वो रिपोर्ट देखिए, पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। इस्लामाबाद में होने वाले 3 रोजा लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज उर्दू के नामवर अदीब, माहिर लसानियात और मुहक्किक शानुल हक हकी मरहूम की किताब की रुनुमाई शायकीन इल्म व अदब के लिए खसूसी दिलचस्पी की हामिल थी। नोक झोंक के नाम से हकी साहब की तंज़ो मज़ाह पर मुश्तमिल मज़ामीन का मजमुआ उर्दू के फ़काया अदब में गरां कद्र इजाफा है।
मुसन्निफ के अदबी और शख्सी खसूसियात को खराज अकीदत पेश करने वालों में नामवर ड्रामा नवीस हसीना मोइन, मज़ाह निगार अनवर मकसूद, नामवर दानिशवर फतेह मोहम्मद मलिक शामिल थे। मुकर्रीन ने शानुल हक हकी की ज़ाती ज़िंदगी के दिलचस्प और शगुफ्ता वाक़यात बयान किए। उर्दू ज़बान और अदब की तरवीज और उर्दू के कवायद की तरक्की के लिए उनकी काविशों के हवाले से मुकर्रीन ने अपनी तजुर्बात और शानुल हक हकी के साथ गुजरे वक्त को सामीन और नाजरीन के लिए बयान किया। आपके हिसाब से असल में बराह रास्त मेरी मुलाकात इस तरह नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त मैं कुछ भी नहीं थी, मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन उनकी बेगम सलमा आपा मुझे उर्दू पढ़ाती थी। तो एक दिन जब मैं गेट से निकल रही थी और वो भी निकल रही थी कि उनकी गाड़ी आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैंने कहा नहीं सलमा को, मेरा घर दूर है, आपका घर दूसरी तरफ है, देर हो जाएगी, कल ये नहीं आओ। उस दिन पहली दफा मेरी हकी साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने जो जुमले आपस में जो जुमले उनके चल रहे थे मियाँ बीवी के, वो बड़े मजेदार थे। तो वो उन्हें छेड़ते रहते थे, सारे वक्त छेड़ते रहते थे। पूरे रास्ते उन्होंने नॉर्थ नाजिमाबाद तक मुस्तकिल उनको कि भाई ये तुमको कैसा पढ़ाती हैं, उर्दू तो इन्हें ज्यादा अच्छी आती नहीं। मैंने कहा नहीं सर, इनको तो बहुत अच्छी उर्दू आती है, और हमें तो जिस लफ्ज में कमजोरी महसूस होती है या किसी शेर का मतलब नहीं आता तो हम सलमा आपा के पास जाते हैं पूछने। कहने लगे तुम्हारा हशर अच्छा नहीं होगा। ये कि वो इंसान जिसने मुल्क और जबान की इतनी खिदमत की हो, उसको तो बड़े से बड़ा भी इनाम दिया जाए तो कम होता है। क्योंकि जो अगर आप उनकी किताबों पे नजर डालें, उनकी डिक्शनरी पे नजर डालें, तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा काम है ये। शानुल हक हकी के साहबजादे शायान हकी और उनकी अहलिया ने अपने वालिद की शख्सियत के मुख्तलिफ गोशों को नुमाया किया। बेइंतहा मुशफ़क़, बेइंतहा प्यार करने वाले इंसान थे, और मैं तो पर्सनली ये कहूँगी कि मेरे लिहाज से इस कदर वो खुश होते थे। मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, और जब भी